हाय एवरीवन, दिस इज प्राची जोशी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म का टॉपिक हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि फेडरलिज्म सक्सेसफुल कैसे हो पाया। हमने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स तो देखे कि क्या इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस भी किया जा रहा है, कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से काम नहीं चलेगा बच्चे। हमारे लीडर्स ने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया और वही रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की। हमने 3 तरीके से फेडरलिज्म को फॉलो किया। फर्स्ट नंबर आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कि अगर हम देखें 1947 के मैप को और उससे कंपेयर करें आज के मैप के साथ, तो इसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। ओल्ड स्टेट्स वर वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। तो आज के टाइम में जो स्टेट्स है वो कई चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, कि स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं। इन स्टेट्स को हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हैं, कि पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए गुजरात स्टेट बना दिया गया, तमिल भाषा बोलने वालों के लिए तमिलनाडु स्टेट बना दिया गया। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की नीड क्या थी, क्योंकि बच्चे यहाँ क्या है कि इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो लोग अपने स्टेट में हैप्पीली रह पाएं और कंट्री की यूनिटी बनी रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी रन करना इजी रहेगा। इसी के लिए यहाँ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, सिमिलरली स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे तो स्टेट्स बनाए ही गए, लेकिन यहाँ के कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी के हिसाब से भी स्टेट्स बनाए गए। दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। फिर आता है लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर हमें ये लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो ये रॉन्ग है बेटा, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। देखो इंडिया में क्या है कि लगभग 40% लोग हिंदी स्पीकिंग है, कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, लेकिन हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे देश में 21 लैंग्वेज और बोली जाती है, लेकिन टोटल हमारे देश में 22 लैंग्वेज बोली जाती है, जिन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। हम इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी लैंग्वेज को इक्वल राइट्स देता है। एंड देयर आर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, हिंदी एंड इंग्लिश। फिर आता है तमिलनाडु इंसिडेंट। 1965 में ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को रिमूव कर दिया गया। इसके अगेंस्ट में तमिलनाडु के नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल्स ने गवर्नमेंट को अपोज करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट के स्टेप को अपोज करना चालू कर दिया। इनका ये मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटना नहीं चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि इनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को समझना बहुत ईजी था दूसरी भाषा के मुकाबले। और तमिलनाडु के नॉन हिंदी पीपल ने प्रोटेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। इस प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू कंटिन्यू इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर फेडरलिज्म को अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर लैंग्वेज को इक्वल राइट दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा आता है सेंटर स्टेट रिलेशन, कि फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन। और जैसे सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप रहेंगे वैसे ही फेडरलिज्म रहेगा। अगर सेंटर और स्टेट आपस में लड़ेंगे तो फेडरलिज्म भी नहीं चल पाएगा। हमारे देश के इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया में 1 पार्टी रूल देखने को मिला सेंटर और स्टेट लेवल पर। मोस्ट ऑफ दी एक ही पार्टी रूल करती थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। लेकिन गलती से भी स्टेट में कोई और पार्टी जीत जाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे हमेशा सप्रेस करने की ट्राई करती थी, प्रॉपर फंडिंग नहीं देती थी, ट्राई टू वीक दी पार्टी नेक्स्ट टाइम, ताकि वो इलेक्शंस में जीत नहीं पाए और उन्हीं की पार्टी उस स्टेट को गवर्न कर सके। तो इस तरह का सिस्टम इंडिया में कई सालों तक चलता आया, लेकिन 1990s के बाद में कोलिजन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आता है, बिकॉज नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, सो मेनी पार्टी टुगेदर फॉर्म ए कोलिजन गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल। और जब कोलिजन गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो सेंटर
गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप अपने आप अच्छे होते गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा ये भी डर रहेगा क्योंकि उन्होंने अगर किसी भी स्टेट की रूलिंग पार्टी को सप्रेस करने की ट्राई किया, तो रिलेशनशिप खराब किए, तो नेक्स्ट टाइम वो पार्टी उन्हें अपना सपोर्ट नहीं देगी. देन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कोलिजन. और फेडरलिज्म भी यही कहता है कि अगर किसी भी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो उससे हम आइडियल फेडरलिज्म नहीं मानते हैं. और आइडियल फेडरलिज्म हम उसी को मानते हैं जिस कंट्री में सेंट्रल स्टेट के बीच में अच्छे रिलेशनशिप होते हैं. आई होप ये सारे टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट नंबर टॉपिक हमारा रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया.